नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। वहीं देहरादून पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री धामी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को तिरंगा भेंट की। दरअसल मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई गई थी। तो वहीं पौड़ी के मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार और समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। एनआरएलएम यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खुलवाने में बैंक स्तर पर धीमी कार्रवाई का संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बैंकर को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूह के बैंक खातों को संवेदनशीलता से प्राथमिकता के आधार पर खुलवाना सुनिश्चित करें। तो वहीं अगली खबर हरिद्वार से है, जहां तहसील सभागार में तहसील दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान आई शिकायतों में शिक्षा विभाग, चकबंदी विभाग और राजस्व विभाग, पेयजल आपूर्ति पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक पाई गईं। तहसील दिवस में बतौर अध्यक्ष शामिल डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि तहसील दिवस में प्राप्त 26 शिकायतों में से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। छब्बीस शिकायतें रजिस्टर हुई थी और शिकायतकर्ता आए थे और उसमें से 7 शिकायतों का तो निस्तारण किया गया है। शेष अन्य शिकायतों को टाइम बाउंड फिक्स कर दिया गया है कि इतने समय में संबंधित विभाग इसका निस्तारण करके इसकी रिपोर्ट हमको देंगे। अलग विभागों की आई हैं, कुछ बिजली के बिल को लेकर 1-2 इश्यूज थे, कुछ जल संस्थान और जल निगम से रिलेटेड इश्यूज थे, कुछ था कि जल निगम और जल संस्थान ने सड़कों पर पाइपलाइन डाली है और टाइल्स उखड़ गई है, तो उसके लिए संबंधित विभागों ने 1 सप्ताह का समय लिया है और कहा कि इसको वो रिस्टोर कर देंगे और सड़कें ठीक ठाक होंगी। कुछ राजस्व विभाग की पैमाइश से संबंधित शिकायतें आई थी, तो जितने विभाग थे सब। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में जिला भाजपा कार्यालय पर हरिद्वार जनपद के कई अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि हरिद्वार में सैकड़ों की तादाद में अन्य पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के साथ रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने सभी पदाधिकारियों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कि कितना जोश है और बीएसपी और कांग्रेस तो लगभग इस जिले में अधिकांश सब लोग सैकड़ों ने हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस के प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, मंडल स्तर के बहुत सारे पदाधिकारियों ने सैकड़ों लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। ऐसे बीएसपी के भी जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं ने बीएसपी छोड़कर आज बीजेपी को ज्वाइन किया है। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है, कितना उमंग है और मैं इन सबका स्वागत हमारे जिला अध्यक्ष जी कर रहे हैं। पंचायत हम लोगों को 7 साल कांग्रेस पार्टी के अंदर हो चुके थे। 7 साल तक मैं कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में कार्य कर रहा था और अभी कुछ नेताओं की अनदेखी के कारण और लापरवाही के कारण हम लोगों ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला लिया है और उसी को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आने वाला देश का भविष्य और जो काम 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए अंदर किया है वो सराहनीय है और हमें उम्मीद है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मिलकर भारतीय जनता पार्टी का होगा।
तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए विनय शंकर पांडे जिलाधिकारी हरिद्वार ने बताया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर एक समिति गठित की गई है, जो भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी गांव और नगरों के हर घर तिरंगा पर राष्ट्रीय तिरंगा लगाए जाने को लेकर कार्य करेगी। इसमें सभी राजकीय विभागों और संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों आदि का सहयोग लिया जाएगा। वहीं विनय शंकर पांडे जिलाधिकारी हरिद्वार ने बताया कि सभी गांव पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में मकानों की संख्या जानकर उसके हिसाब से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की उपलब्धता कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। साथ ही व्यापारियों से कम लागत में ज्यादा झंडों को लेकर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कुल 26 शिकायतें रजिस्टर हुई थी और शिकायतकर्ता आए थे और उसमें से 7 शिकायतों का तो निस्तारण किया गया है। शेष अन्य शिकायतों को तो वहीं जिला पंचायत चुनाव को लेकर लोग अपने अपने क्षेत्र से सक्रिय होने शुरू हो गए। तो वहीं इकबालपुर के गेंदा पाडली क्षेत्र से भी लोगों ने प्रधान सीट पर बीडी सीट पर वे जिला पंचायत सदस्य पद से चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने दावे पेश करने शुरू कर दिए हैं। अब्दुल कादिर ने बताया कि गांव में कई बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, सड़कों के निर्माण को लेकर। सभी समस्याओं से क्षेत्र के लोगों को आए दिन दो चार होना पड़ता है। वहीं ललित कश्यप क्षेत्र निवासी का कहना है कि गेंदा पाडली क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। कि लड़कियां स्कूल जाती हैं, साइकिल से स्कूल जाती हैं। यहाँ इंटर कॉलेज भी नहीं है, गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है। इसका भी निर्माण के लिए और उस कादिर भाई को हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे और इन्हें जिता के भेजेंगे यहाँ से। गाँव में अस्पताल बिल्कुल होना चाहिए। हमें 10-12 किलोमीटर रुड़की पड़ता है हमारे से। हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई एम्बुलेंस भी टाइम पर नहीं पहुँच पाती है, तो एक हॉस्पिटल भी होना बहुत बड़ी समस्या है। पूरी उम्मीद है। युवा है, युवा नेता है, युवा तो काम करेगा ही करेगा, अपनी बात भी रखेगा ब्लॉक में। नहीं तो बीडीसी मेंबर का यहाँ पर आज तक कोई पंचों गाँव में कोई बोर्ड भी नहीं लगा, ना कोई हेडपंप है, ना कोई लाइट है। अपनी वोट जैसे प्रमुख बना देते हैं, ना प्रमुख के पास जाते हैं। आम जनता परेशान है। आज तक पंचों गाँव में कोई भी बीडीसी का बोर्ड नहीं। जी, आप हमारे यहाँ पे गाँव में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यहाँ से बीडीसी के मुद्दे ये हैं कि बीडीसी का जो मेंबर बनता है वो ब्लॉक प्रमुख चुनता है, वो प्रस्तावक होता है गांव का। हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि हमारे गांव में जो ब्लॉक स्तर से योजनाएं आ रही हैं उनको यहाँ पे धरातल पर उतारा जाए। जैसे कि ब्लॉक से फुलवारी मिलती है गांव में लगाने के लिए, आज तक वो किसी भी सदस्य कोई नहीं लेके आया गांव में। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि गांव में फुलवारी लगाई जाए, जो पार्क वगैरह एक बनाया जाए, बुजुर्गों को बैठने के लिए सीट बेंच की व्यवस्था की जाए और जी खंभों पे लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। और गांव में जल निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नालियां बिल्कुल अटी पड़ी है, उसको भी साफ सुथरी कराने की एक मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और एक चीज और है कि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर रुड़की पड़ता है और हमारे यहाँ की बच्चियां पढ़ने के लिए साइकिल से जाती है। हमारी एक प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर हम बीडीसी जीतते हैं, ब्लॉक में बैठ के प्रमुख के माध्यम से शासन को एक प्रस्ताव भेजेंगे कि हमारे यहाँ से कोई इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर। तो वहीं जीएसटी सर्वे को लेकर हरिद्वार के व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा। आज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने शहर में चल रहे जीएसटी विभाग के द्वारा जीएसटी सर्वे को लेकर और अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव परासर का कहना है कि आज शहर व्यापार मंडल के द्वारा एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जीएसटी को लिमिट में रखा जाए और जीएसटी विभाग जिस तरह अचानक से कार्रवाई कर रहा वो ठीक नहीं। व्यापारियों द्वारा संगठन बनाए गए हैं, पहले एक बार संगठन से बात की जाए। हमारी मांगे
जो हैं उन पर विचार किया जाए। यदि जीएसटी विभाग कोई कार्रवाई करता है तो किसी न किसी व्यापार मंडल को साथ में लेकर कार्रवाई करे। आज हमने शहर व्यापार मंडल के द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। उसमें जीएसटी को लेकर हमने कुछ मांग की है कि जीएसटी को थोड़ा सा लिमिट में रखा जाए, क्योंकि इससे जो है व्यापारियों के साथ साथ जो लोकल जो घरेलू समस्या है वो भी बढ़ रही है, घरेलू भी महंगाई हो रही है। इस तरीके से परेशान, जैसे परसों इन्होंने होटल पे कुछ होटल पे कागज वागज वो देखे, वो एकदम से अचानक आना ये गलत है। इस जब संगठन बनाए गए हैं तो इसीलिए बनाए गए हैं। हमारा कहना ये शुरू से ये रहा है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आता है तो वो प्रतिनिधि मंडल को, व्यापार प्रतिनिधि मंडल के किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को साथ में लेके अगर वो कागज देखता है तो उसका हम जो है उसको हम ये चाहेंगे कि वो किसी न किसी प्रतिनिधि मंडल को लेकर साथ में आए। आज हमने तो वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी मौसम खराब बना हुआ। आपको बता दें कि चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। इसको देखते हुए मौसम विज्ञानियों ने येलो अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, अगले 24 घंटे के अंदर मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में तेज गर्जना के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। राजधानी दून के आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं ऋषिकेश में सोमवार रात उफनती बीन नदी में एक कार फंस गई थी। कार में नोएडा के 2 और ऋषिकेश का 1 युवक था। सूचना मिलते ही एसडीएम की टीम मौके पर पहुंची और कार को बाहर निकाला। इस समय गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा चेतावनी स्तर से 80 मीटर नीचे बह रही। बारिश के बाद जाखन, सौंग, सुसवा, बीन और चंद्रभागा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में ओवरऑल श्रेणी में 20 और उप श्रेणी में 6 स्कूलों को पुरस्कृत किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर के स्कूलों के लिए 5 मूलभूत सिद्धांत तय किए गए हैं, जिसके तहत हर स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। हर स्कूल को एक गांव गोद लेकर गांव को 100% साक्षर बनाना होगा। नशा मुक्त स्कूल होगा, ग्रीन कैंपस स्कूल होगा और प्रत्येक माह शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के साथ शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय कला उत्सव में पारंपरिक लोक संगीत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राजकीय इंटर कॉलेज हरिपुर कालसी, देहरादून की छात्रा अंजू को सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोर्टल शैक्षणिक संगम का भी लोकार्पण किया। इसके माध्यम से स्कूल अपनी उपलब्धि बताएंगे। उत्तराखंड सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मचारियों का ग्रेड पे डाउनग्रेड करने पर कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते आज सचिवालय संघ ने आम सभा बुलाई है और सभा में सचिवालय से जुड़े दूसरे संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दरअसल पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मचारियों का ग्रेड पे डाउनग्रेड करने का निर्णय लिया था और इस पर पहले ही दिन से सचिवालय संघ ने आपत्ति जताई थी। धीरे धीरे ये विरोध दूसरे कर्मचारी वर्ग में भी फैल गया। सचिवालय संघ ने आक्रोश को देखते हुए आम सभा बुलाई। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने आह्वान किया है कि सभी सदस्य इस आम सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी संवर्गीय संघों के शीर्ष पदाधिकारियों से भी इसमें शामिल होने का आह्वान किया गया है। दूसरी तरफ सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली और महासचिव प्रमोद कुमार ने भी सचिवालय संघ की आम सभा को समर्थन दिया है।
तो वहीं उत्तराखंड में बीते कई दिनों से हो रही बारिश के कारण पैदल मार्ग पर जोखिम बढ़ने से यमुनोत्री धाम की यात्रा आज तीसरे दिन भी रुकी है। विभिन्न राज्यों से आए तीर्थ यात्री पिछले 2 दिन से जगह जगह सुरक्षित स्थानों पर फंसे हुए हैं। वहीं कई श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम की ओर रुख किया है। क्षेत्र में विगत दिनों भारी बारिश के कारण 4 धाम यात्रा के लिए नासूर बना जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग भंडेली गाड़ के पास भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया था, जिसके चलते प्रशासन ने जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की ओर श्रद्धालुओं को बीते शनिवार से जाने से रोका हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार देर शाम आवाजाही शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें कि जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी सुरक्षित आवाजाही सपना बनकर रह गई है। पिछले 1 दशक में यहां सुरक्षित आवाजाही के नाम पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि इस यात्रा सीजन से पूर्व वैकल्पिक मार्ग के नाम पर 50 लाख खर्च किए गए हैं। तो वहीं अगली खबर अमेठी से है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पूरब गांव पोस्टर सरेसर में अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया। आपको बता दें कि राजस्व विभाग के खाते में रास्ते के नाम दर्ज भूमि पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया। तो वहीं राजस्व कर्मी ने स्थानीय थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराकर अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत धारा 3 में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। आबकारी और महानिषेध मंत्री नितिन बंसल सेवा भारती के मेधावी छात्रा सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने फरवरी में रायबरेली की जहरीली शराब कांड मामले में की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इस बीच सवाल किया गया कि आबकारी और महानिषेध विभाग के बीच कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। तो इस सवाल पर उन्होंने बेबाकी से कहा कि शराब से सरकार को रेवेन्यू मिलता है और इसकी इंडस्ट्री से रोजगार का सृजन होता है। वहीं महानिषेध सामाजिक सरोकार से जुड़ा विभाग है, जहां इसके नुकसान को बताया जाता है। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों को तुलनात्मक तौर पर नहीं देखना चाहिए। ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत अगर आपके पास उपलब्ध हो, जानकारी हो, तो आप मुझे उपलब्ध करा दीजिए। विद्यालय में नहीं मंत्री जी, अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में किया है, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से अभिभावक गणों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। जो पैसा बच्चों के जूते, मोज़े, किताबें, ड्रेस सभी को उपलब्ध कराने के लिए करीब एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें शिक्षा विभाग के सभी लोग उपस्थित थे, एक कार्यक्रम आयोजन हुआ है। अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा चौरसिया महासम्मेलन और स्वागत समारोह का आयोजन लखनऊ चारबाग में किया गया। तो वहीं यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री और उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में चौरसिया समाज के लोग उपस्थित रहे। आदर्श चौरसिया समाज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और चौरसिया समाज को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, उनके हर संघर्ष में, हक और हुकूक की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें चौरसिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान उपस्थित रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस सम्मेलन का शुभारंभ किया और सभी को सम्मेलन में आने पर बधाई दी। इस दौरान बीजेपी के किए गए कार्यों के बारे में भी बताया। आपको बता दें इस दौरान बीजेपी के कई बड़े गणमान्य दिग्गज नेता उपस्थित रहे।
जिसमें से स्वतंत्र देव सिंह और कई चेहरे मुख्य हैं। तो लखनऊ में चौरसिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित रहे। एक दूसरे को शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। फिर उसके बाद में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए दोनों डिप्टी सीएम। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने अपने शब्दों से वहां एक क्षमा बांध दिया, एक दीप प्रज्वलित कर इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया। लखनऊ में चौरसिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम उपस्थित रहे।